Welcome back everyone in this next tutorial class on determinant. In today's lecture, we will see Cramer's rule for two equations in two variables. So, let's start our today's class of determinant. ओके हमारा सेकेंड एप्लीकेशन क्या था? क्रैमर्स रूल. ओके, तो उसमें क्रैमर्स रूल में पहले क्या है? क्रैमर्स रूल फॉर टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, हम पहले दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स के लिए क्रैमर्स रूल देखते हैं. ओके, उसके बाद में हम थ्री इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल्स के लिए देखेंगे. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कितने इक्वेशंस होना चाहिए? टू इक्वेशंस होना चाहिए. ठीक है, तो हम टू इक्वेशंस कंसीडर करते हैं. ओके, कंसीडर टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. दो इक्वेशंस लेते हैं और दो वेरिएबल्स लेते हैं. ठीक है, सपोज a1x प्लस b1y इक्वल टू c1. सेकेंड इक्वेशन लेते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. ठीक है, ये हुआ इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन 2. तो x और y ये क्या है? यहाँ पर वेरिएबल. x एंड y क्या है? वेरिएबल है. और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है हमारे? इन्हें हम कहेंगे कांस्टेंट. क्या कहेंगे इन्हें? इन्हें कहेंगे हम, ये सब क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स कुछ भी रह सकता है, कोई भी नंबर. ओके, लेकिन यहां पर हमेशा क्या लिखा रहेगा? x. ओके, और यहां पर y. दो इक्वेशन है तो हमेशा वेरिएबल्स भी कितने रहेंगे? टू वेरिएबल्स ही रहेंगे. टू इक्वेशंस में हमेशा टू वेरिएबल्स रहेंगे. तो जब टू इक्वेशंस और टू वेरिएबल्स दिए हुए रहते हैं तो उसमें सब में पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? नाउ वी राइट dx and dy. ओके, एज बिलो. अब देखिए, हम लिखते हैं पहले dx और dy. क्रैमर्स रूल सॉल्व करने के लिए आप लोग को d लिखना, dx लिखना और dy लिखना आना चाहिए. ये इक्वेशन तो दिए हुए रहेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? d कैसे लिखते हैं. तो d कैसे लिखते हैं? d इक्वल टू, d के लिए हम क्या लिखते हैं? डिटर्मिनेंट में लिखना है. d यानी डिटर्मिनेंट डिनोट करते हैं हम. तो इसे कैसे लिखते हैं? इसे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? x के सामने वाले कोफिशिएंट ऑफ x क्या लिखना है? कोफिशिएंट ऑफ x. x के सामने वाले नंबर्स क्या है? a1 a2. ठीक है, जो भी x के सामने में नंबर्स लिखे हुए रहेंगे वो आप कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर पहले कॉलम में लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद में सेकेंड कॉलम में दूसरा कॉलम बनाना है. दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y. इसका मतलब y के सामने वाले नंबर, ये y है, इनके सामने में कौन से नंबर लिखे हैं? b1 b2 b1 b2. तो ये हमारा क्या बन गया? d. इसे कहते हैं d. तो यहाँ पर ये कैसा डिटर्मिनेंट हो गया? 2/2. फिर से ध्यान से देख लीजिए कैसे बताया मैंने. पहला कॉलम कैसे लिखना है? कोफिशिएंट ऑफ x. x के सामने वाले नंबर ये आ जाएंगे पहले कॉलम में, और फिर बाद में सेकेंड कॉलम में
y के सामने वाले नंबर्स, y के सामने में भी जो लिखा रहेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है हमने यहाँ पे, दिस इज अ determinant of coefficient of x and y। ये डिटरमिनेंट कैसे बना, कोफिशिएंट ऑफ x और y को लिखकर। कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल्स के सामने जो नंबर्स लिखे जा रहते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, अब हम लिखते हैं dx। dx कैसे लिखा जाता है, dx लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से भी। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ x का कॉलम है ये, तो इसे हटाकर जब हम x लिख रहे हैं, ठीक है, dx फाइंड करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x वाला कॉलम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, इक्वल टू के इस साइड में जो दिया हुआ है, इक्वल टू के इस साइड में जो कांस्टेंट लिखे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या आ जाएगा हमारा पहला कॉलम C1 C2। ठीक है, x को नहीं लिखते हैं, पहले कॉलम में क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ओनली, क्या लिखते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू। यहाँ से वाली डिटरमिनेंट को छुपा दो, सिंपली कांस्टेंट की वैल्यू लिख दो और सेकेंड कॉलम जैसे का वैसे ही आएगा, B1 B2। ठीक है, या फिर यहाँ से देख के लिखना है, तो इसका मतलब क्या है, जब dx फाइंड करना है तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट दिए हैं वो पहले कॉलम में आएंगे और कोफिशिएंट ऑफ y फिर से दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो सब में इजी वे कैसा है, इसे ही देख के लिखना। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ये कैसे लिखते हैं हम, इसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसे, पहले कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट कॉलम में और कोफिशिएंट ऑफ y सेकेंड कॉलम में, तो ये हमारा आ जाता है डिटर्मिनेंट d। ठीक है, x के सामने वाले नंबर पहले वाले कॉलम में, y के सामने वाले नंबर्स दूसरे कॉलम में, तो हमें d मिल जाता है। अब हमें फाइंड करना है dx, तो dx फाइंड करते समय d में क्या करना है, d को देखना है और उसमें जो पहला कॉलम है x का सामने वाले कोफिशिएंट का, उसको हटाकर राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट दिए हुए हैं वो लिखना है, सेकेंड कॉलम y वाला, कोफिशिएंट ऑफ y वाला जैसे का वैसा लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, कांस्टेंट लिखा और किसका कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट हमारा कॉलम हो जाएगा, नेक्स्ट हमारी फाइंड करना है dy। तो dy कैसे फाइंड करते हैं, dy फाइंड करने के लिए फिर से आप लोग d को देखिए, किसे देखेंगे फिर से आप लोग, d को। ओके, तो d को देखेंगे, तो dy फाइंड करना है, तो पहला कॉलम में क्या लिखा है हमने, कोफिशिएंट ऑफ x लिखा है, तो पहला कॉलम जैसे का वैसा, y के लिए ये है ना कोफिशिएंट, तो अब ये y का टर्म ना लिखते हुए उसके जगह क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट दिया हुआ है वो C1 C2। ठीक है, जब dy फाइंड करना है तो कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट, जब dx फाइंड करना है तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, कांस्टेंट कहाँ पर आएगा, x जब फाइंड करना है तो फर्स्ट कॉलम में, क्यों, क्योंकि x हमारा पहला वेरिएबल है तो इसलिए फर्स्ट कॉलम में, इसके कोफिशिएंट हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखे हैं और y के कोफिशिएंट हमने सेकेंड लिखे हैं, इसलिए जब dy फाइंड करना है तो कांस्टेंट सेकेंड कॉलम में। ओके, तो ये ध्यान रखना है आप लोग को।
तो ये क्या है, दिस इज अ determinant, this is a determinant of coefficient of x and constant coefficient of x लेना है और constant लेना है। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिए, dy फाइंड कर लिए। अब हमें जब भी हम कोई भी दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें हमेशा क्या मिलता है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स रहते हैं उनकी वैल्यू, x और y की वैल्यू मिलना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रैमर्स रूल यूज करना है। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल कैसा होता है, देखिए, यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो हमारा क्रैमर्स रूल होता है, जब हमें x फाइंड करना है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय d। क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय d। ओके, dx ऊपर रहेगा और d नीचे। और जब y फाइंड करना है तो y इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय d। ठीक है, d दोनों ही इसमें नीचे रहेगा। जब dx फाइंड करना है तो d, x और x dd कैंसिल, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, y और y dd कैंसिल। तो मतलब ऐसे याद रखने के लिए, मगर ऐसा कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार सब लोग क्या करते हैं, आप लोग इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इसलिए कैसे याद रखना, x ऊपर है तो यहाँ पर भी x ऊपर आना चाहिए। तो ऐसे सोच के आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ये जो d रहता है वो कैसा आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। d की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि d डिनोमिनेटर में है। अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी तो हमारा आंसर कैसे आ जाएगा, इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी आएगा, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हमेशा आंसर, न्यूमरेटर में कुछ भी रहा तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी आंसर हो जाता है। ऐसे कि 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी, 2 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, d की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती है। ठीक है, अगर आपकी ऐसी आ जाती है तो एक बार आपको फिर से चेक करना है। ठीक है, d कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्रैमर्स रूल फॉर टू इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल को यूज करके क्या सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट के मेथड से, और वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स जो यहाँ पे रहते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जब भी कोई दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे तो उन्हें इस तरह से सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट के हेल्प से, और जो दो वेरिएबल वहां रहेंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। ओके, तो पहले पूरे कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, हमने कैसे लिखा है कैसे, उसके बाद में प्रॉब्लम्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। Our upcoming topic is problems on Cramer's rule. हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में क्रैमर्स रूल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।